हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो फिर से आज आपके बीच हम केमिस्ट्री का एक टोटल चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन। आज का चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। और आज आप लोग को हम आधा डॉक्टर बना देंगे। क्या कर देंगे? पूरे लेक्चर को देखिएगा तो आधा डॉक्टर आपको बना दिया जाएगा। पूर्ण रूपेण अब आपको कोई भी बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस लेक्चर को जो शुरू से लास्ट तक, स्टार्ट टू एंड तक देखेगा तो स्टार्ट टू एंड में सब प्रकार का दवा हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा बीमारी होगा तो कौन सा दवा लेना है, ठीक है, और किस दवा को लेने से कौन दवा कैसे काम करेगा, लेना कैसे, वो सब चीज़ हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, सब चीज़ हम आपको सिखाएंगे। तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए। आपका छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है शारदा क्लासेस। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो यार, मैं बार बार कहता हूँ कर लो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा घटने वाला है जो कोई नहीं घटाएगा, यही घटेगा। तो उससे अनभिज्ञ और अनजान रहिएगा तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। बेहतर है कि स्टार्ट किया जाए। आज का चैप्टर है हमारा दैनिक जीवन में रसायन, और कंप्लीट चैप्टर आपको एक शॉट में हम कंप्लीट करेंगे। और इसमें जितने भी कंटेंट आपको पढ़ना है मैं एक एक करके सबका चर्चा करूंगा, और जीरो टू इन्फिनिटी एक एक कंटेंट आपको बेहतर तरीका से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर। हमको इसमें पढ़ना क्या है? पहला पॉइंट हमको जो इसमें पढ़ना है वो बेटा, वैसे तो जान लो कि केमिस्ट्री के बिना दुनिया का सब चीज़ अधूरा है। चाहे जिस क्षेत्र में जाओ, किसी मॉल में जाओ, कपड़ा बना हुआ है, बर्तन बना हुआ है, लिपस्टिक, लिप लॉज, ये सब दिखाई दे रहा है, ब्रोलिंग, कान में के नाक में के कपड़ा, जूता, बाल, मतलब दुनिया का जो भी सेक्टर में जाओ, जहाँ कहीं भी जाइएगा सब जगह आपको केमिस्ट्री मिलेगा। सब जगह केमिस्ट्री मिलेगा। आप खाते हैं उसमें केमिस्ट्री काम करता है, स्वाद बुझाता है उसमें केमिस्ट्री, साबुन लगाते हैं उसमें केमिस्ट्री, तेल लगाते हैं उसमें केमिस्ट्री, नाक, झुमका, लिपस्टिक उसमें केमिस्ट्री, कपड़ा हो गया उसमें केमिस्ट्री, फाइबर केमिस्ट्री। आपका किसी भी प्रकार के दुकान में जाइए, मार्केट में घूमो और जितना टाइप का दुकान दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा दुकान नहीं होगा और उसका कोई ऐसा सामान नहीं होगा जिसमें केमिस्ट्री नहीं होगा। तो सब जगह केमिस्ट्री अवेलेबल है। तो प्रत्येक दिन के दिनचर्या में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है आज हम वही जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला आज जो पढ़ना है हमको केमिकल्स इन मेडिसिन, मेडिसिन्स के विषय में पढ़ेंगे। केमिकल्स इन मेडिसिन्स, दवा में जो औषधि होता है आपका, वो आपके मेडिसिन्स में जो रसायन का प्रयोग किया जाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी हम लोगों को पढ़ना क्या है तो दवा के विषय में पढ़ना है। इतना ही नहीं, केमिकल्स जो आपके फूड में होता है उसके विषय में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अभी हम चर्चा करेंगे केमिकल्स इन फूड, यानी जो भोजन होता है, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें केमिस्ट्री का क्या यूज है। केमिकल्स इन क्लीनिंग एजेंट, यानी सर्फ साबुन जो आता है, केमिकल्स इन क्लीनिंग एजेंट किसमें? तो केमिकल्स इन क्लीनिंग एजेंट, जो साफ सुथरा वाला जितना भी सामान है उसमें हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके विषय में जानेंगे। इतना ही नहीं, आपको केमिकल्स इन कॉस्मेटिक आइटम जितना होता है उसमें जानेंगे। तो ये सारे पार्ट हम आज एक एक करके पढ़ेंगे। बेसिकली मेरा फोकस जो होगा, जो आपके चैप्टर संबंधित ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन तीनों से आएंगे। तो चलिए एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगो तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। और आगे कंटिन्यू बने रहेंगे तो बहुत सारे एक एक टॉपिक आपको एक एक कंटेंट्स आएगा। इससे पहले भी मैंने आपको बेहतरीन तरीका से इंट्रीगेशन पढ़ाया है, सबसे ज़बरदस्त, आज तक लाइफ में वैसा नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ अगर देख रहे होगो तो एक बार उसको भी खोल के ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा पहला टॉपिक आपके सामने क्या है तो मेडिसिन है। ध्यान से देखिएगा, मेडिसिन
दवा या औषधि क्या होता है मैं उसको समझाने का कोशिश किया हूँ। पीडीएफ इसलिए लेके आए हैं कि बहुत सारे बच्चे का कम समय में बहुत कुछ देना पड़ता है, तो इसके लिए पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल आप जहाँ देखते हैं वीडियो चैनल के जस्ट नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला चीज़ क्या कहता है कि दवा और ड्रग्स क्या होता है, तो वैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जानवर को या मानव शरीर को बीमारी से मुक्ति दिलाता है, बीमारी से मुक्ति दिलाता है या दर्द से राहत पहुंचाने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसा केमिकल सब्सटेंस जो आपको हेल्प करता है ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल को, किससे, तो डिजीज से मुक्ति दिलाता है और दर्द से मुक्ति दिलाता है, उसी को केमिकल सब्सटेंस कहा जाता है। कहता है ड्रग्स क्या होते हैं, तो ड्रग्स का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा नहीं होता है, जिसके मॉलिक्यूलर मास 100 से लेके 500 एटॉमिक यूनिट तक होता है, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी बड़े बड़े अणुओं से टकराने की क्षमता रखता है, उसी को ड्रग्स बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास कम होता है लेकिन बहुत बड़ा से बड़ा मॉलिक्यूलर मास वाले सब्सटेंस से टकराने की क्षमता रखता है, उसी को ड्रग्स कहा जाता है। और ड्रग्स जब टकराता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो उसका टारगेट मॉलिक्यूल्स होता है, तो वहाँ से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है और हमारे शरीर को बेनिफिट प्राप्त होता है, उसी को ड्रग्स कहा जाता है। क्या कहता है कि जब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी जब हम किसी चीज़ को खाते हैं, वैसे रासायनिक पदार्थ किसी को खाते हैं, उसमें जब आपका जैविक परिवर्तन आपके बॉडी में होता है जो आपके लिए यूजफुल होता है, उसी को मेडिसिन कहा जाता है। कहता है कि केमिकल सब्सटेंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है, उसको आपको केमोथेरेपी हम लोग बोलते हैं। अगर डॉक्टर आपको अगर सलाह देता है बिना फिजिशियन और डॉक्टर के सलाह के बिना आप अगर किसी दवा का डोज, आप जाते होंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है, आपका उम्र लिखता है कि आप कितने साल के हो, आपका मास लिखता है कि आपका मास क्या है, उसके हिसाब से वो आपका डोज देता है, डोज का पावर देख लेता है और बोलता है कि इस टाइम में इतना इतना खाइएगा। अगर आप ओवर डोज ले लेते हैं, जितना कहा जाए उससे ज़्यादा अगर ले लेते हैं, तो वो आपका पोटेंशियल पॉइजन का काम करेगा, आपके लिए जहर भी साबित हो सकता है। तो बिना दिखवाए सुने और बिना डॉक्टर के सलाह का दवा नहीं खाना चाहिए। जैसे सिर में दर्द हो, दांत में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, तो आप एस्पिरिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका मेडिसिन होता है, इसी को दवा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, कहता है एंटाएसिड। नाम से ही क्लियर है, जो वर्क के यानी एसिड के अगेंस्ट काम करता है। एंटा एसिड तोड़ेंगे तो एंटा प्लस एसिड होगा, ये ग्रीक वर्ड है। एंटा का मतलब होगा अगेंस्ट और एसिड का मतलब होगा एसिड, जो अम्ल होता है, जो अम्ल के अगेंस्ट काम करता है। मैंने लिखा है जो अम्ल के अगेंस्ट काम करता है उसको एंटा एसिड बोलते हैं। अब आपको समझाते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे लीवर बाइल जूस क्रिएट करता है, पेनक्रियाज पेनक्रेटिक जूस क्रिएट करता है, ऐसे बहुत सारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स पिट्यूटरी जूस, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। इंडोक्राइन जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो भी। तो ये सारे ग्लैंड्स बहुत सारे एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है, हमारे बॉडी में बहुत सारा एंजाइम्स बनता है। वैसे ही अगर आप खा लेते हैं खाना, मान लीजिए कि आप अधिक खाना खा लेते हैं, तीखा भोजन कर लेते हैं, मसालेदार भोजन कर लेते हैं, तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, दबाव में होते हैं। तनाव, चिंता और दबाव भी पेट में अम्लीयता का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए नो टेंशन, नो झंझट, सब समाप्त करो। परीक्षा का प्रेशर, टेंशन, दबाव नहीं लेना है। किसको दे देना है, सर को दे देना है, क्योंकि इंटा एसिडिक नोमेना और कैपेसिटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, हम झेल सकते हैं, आप लोग को नहीं झेलना है। तो पेट में इससे भी अम्लीयता बढ़ जाता है और एट लास्ट जब इस सब को नहीं पचा पाता है हमारा शरीर, तो हमारा पेट का जो इंटरनल ऑर्गन होता है वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सेक्रेशन होता है, HCl भी बाहर निकलता है। और उससे HCl का अगर ज़्यादा सेक्रेशन हो जाता है शरीर में तो हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ जाता है, जिसमें पेट में दर्द शुरू हो जाता है, आपका ऐंठने लगेगा, मन विचलित होने लगेगा। तो उस कंडीशन में आपको बेसिक नेचर का एंटा एसिड होता है जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, MgOH2, Al2OH3, NaHCO3 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं एंटा एसिड के रूप में, जो आपको मुख्यतः किसको देगा, OH- को देगा, HCO3 को देगा। जैसे हमने क्या किया
कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आप जब कभी भी एंटासिड जाइएगा तो डॉक्टर आपसे लक्षण पूछेगा कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपने क्या खाया था, ठीक है, खाने में क्या खाए थे, कल क्या खाए थे, कैसा मसूड़ दे रहा है, किस प्रकार का दर्द हो रहा है, ये सब डॉक्टर आपसे पूछता है। और पूछने के बाद वो ये पता लगा लेता है कि आपके पेट में एसिड बढ़ गया है या बेस बढ़ गया है। एसिड बढ़ जाएगा तो बेसिक दवा देगा, उसमें आप कंपोजिशन देखिएगा दवा पर, तो OH का कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन, यानी OH वाला और HCO3 वाला कंपोजिशन जरूर आपको दिखाई देगा। ये काम कैसे करेगा आपके शरीर में हम वो बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री में। तो NaHCO3 को अगर H+ के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ के साथ रिएक्शन करवाइएगा तब आपको Na+ बाहर निकल जाएगा और आपका H2O और CO2 आपका बन जाएगा। अब Na+ सोडियम प्लस आयन हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है, तो ये भी मिल गया, वाटर भी बेनिफिशियल, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, जल भी बल्ले बल्ले और Na+ भी बल्ले बल्ले। अब इसके बाद MgOH2 है, इसको रिएक्ट करवाइएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, तो H2 आपको बाहर निकल जाएगा और Mg2+ आपको मिलेगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। H2O भी बेनिफिशियल है। यहाँ पर देखिएगा तो Al3+ आपका निकल जाएगा, आपका 3H2O क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, या H2O आपका 3 मोल बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये आपका कहानी होता है, ऐसे ये काम करता है। तो ये सारे हमारे लिए जो थे, ये सारे के सारे हमारे लिए यूजफुल थे। तो ऐसे आपको एंटासिड काम करता है। नेक्स्ट आगे क्या क्या टॉपिक है हमारा, सो देखिएगा। अब कहता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का क्या मतलब होता है, इसको अगर तोड़िएगा तो तोड़ने के बाद होता है एनल प्लजेसिक, दर्द निवारक दवा। यानी आपको अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे आपको सर में दर्द हो रहा है तो आप एस्पिरिन ले सकते हैं, दांत में दर्द हो रहा है तो नोवापेन ले सकते हैं, इनॉर्मस बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो मॉर्फिन और कोडीन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा दर्द होगा तब हम लोग मॉर्फिन और कोडीन का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल दांत का दर्द हो गया, सर का दर्द हो गया तो ये सब दवा ले सकते हैं। अब एनाल्जेसिक दवा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक बेटा नारकोटिक होता है जो निंद्राकारी होता है, एक आपका एंटी नारकोटिक होता है जो अनिंद्राकारी होता है। नाम से ही क्लियर है कि वैसे दवा जिसको खाइएगा तो नींद और बेहोशी आ जाएगा, वो दवा आपका नारकोटिक होता है, और जिसमें नींद और बेहोशी नहीं उत्पन्न होता है वो आपका एंटी नारकोटिक होता है। नारकोटिक मेडिसिन जो होता है वो दवा मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो अफीम से बना होता है, ठीक है। एंटी नारकोटिक दवा जो होता है वो मुख्य रूप से किससे बना होगा, तो सेलिसाइक्लिक एसिड की मदद से बनता है। किससे बनता है, सेलिसाइक्लिक एसिड की मदद से बनता है। इसको खाने के बाद अगर नारकोटिक दवा का आप लगातार सेवन करते हैं तो ये दवा आपको अपना आदी बना लेगा, अपना गुलाम बना लेगा, और बार बार ये मेडिसिन लेने का आपको लत लग जाएगा। इसलिए लगातार नारकोटिक दवा, निंद्राकारी दवा को नहीं खाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि 1763 में विलो नाम का एक पेड़ था। जैसे अभी भी आप लोग को देखते हैं शरीर चकरा रहा है या क्या दस्त होने लगता है आदमी को, या उल्टी या बहुत ज़्यादा आपको दम फूलने लगता है, खांसी उसी होगा तो तुलसी का पत्ता क्या करते हैं हम लोग, काढ़ा बना के पी लेते हैं। वैसे ही आपका सरपत नाम का पेड़ था जिसके खाल का इस्तेमाल हम लोग बुखार कम करने के लिए, देह हाथ में दर्द कम करने के लिए किया करते थे। कब, 1763 में। और 1852 में यही दवा का पहला इस्तेमाल बुखार को कम करने के लिए किया गया था। इसमें मॉर्फिन के तुलना में, इसमें सारा का सारा दवा जो होता है अफीम या मॉर्फिन से बना होता है। मॉर्फिन के तुलना में एंटी नारकोटिक मेडिसिन जो सैलिसाइक्लिक अम्ल से बना होता है वो 1/50 गुना कम असरदार होता है, लेकिन नुकसान भी इसका उतना ही कम है। और इसके लिए एक मेडिसिन आप एस्पिरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, बुखार उखार लगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दर्द के लिए भी। अब कहता है एंटी माइक्रोबियल, यानी माइक्रोबियल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एगेंस्ट जो काम करता है उसको एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं। सूक्ष्म जीवाणु के एगेंस्ट काम करने वाला। इसमें 2 होता है, एक एंटीबायोटिक होता है, एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स होता है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है वो जानिए। ये क्या करता है कि आपके शरीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु होता है, विषाणु होता है, कीटाणु होता है, उसके ग्रोथ को रोक देता है। उसके ग्रोथ को रोकता है, इतना ही नहीं कि उसको मारने का भी काम कौन करता है, तो एंटीसेप्टिक करता है। इसका शरीर के त्वचा के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाते भी हैं माउथ से। तो किसको शरीर के त्वचा खाते हैं कहते हैं, खाते नहीं है माउथ से, यानी शरीर के त्वचा पर किसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किसे शरीर के त्वचा पर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने वाला दवा है तो त्वचा का
शरीर के चमड़ा पर उपयोग करने वाला कौन होगा? तो डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गए, बोरिक एसिड हो गया, ये सब शरीर के त्वचा पर इस्तेमाल किया जाता है। शरीर के त्वचा पर इस्तेमाल किसको नहीं करेंगे? तो फेनॉल हो गया, H2O2, सल्फर डाइऑक्साइड, CaOCl, Cl2 हो गया, और कुछ महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक है जैसे आयोडीन हो गया, ठीक है, आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, फेनॉल H2O, इथेनॉल, साबुन, क्लोरामिटीन टी, ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट, अब क्या कहता है कि एंटीबायोटिक क्या होता है? जो आपको किसका एंटीबायोटिक जो था एंटी माइक्रोबियल का एक पार्ट है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक यानी जो सजीव या बायोटिक के अगेंस्ट जो काम करता है, यानी जो जीवों के अगेंस्ट काम करता है, उसी को एंटीबायोटिक बोलते हैं। जो आपका एक्टिव होता है किसके अगेंस्ट? तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट। मेरे अगेंस्ट अगर दवा काम करेगा, दवा खाने से हम ही मर जाएंगे, तो क्यों वैसा दवा लेंगे? लेकिन दवा वैसा भी बन के आता है। तो जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो जाएगा, आपके शरीर में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा तो उससे लड़ने का क्षमता आपको कौन दवा देता है? एंटीबायोटिक है। ये क्या करेगा? तो किल करेगा और रोकेगा, यानी वृद्धि को, बैक्टीरिया को मारेगा और बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है आपके शरीर में उसको रोकने का काम करेगा। इस दवा को हम लोग एंटी प्रोटोजुअल भी बोलते हैं, यानी प्रोटोजुआ के अगेंस्ट भी काम करता है। प्रोटोजुआ के अगेंस्ट भी ये दवा काम करता है, इसलिए इसको एंटी प्रोटोजुअल दवा भी बोलते हैं। लेकिन ये दवा आपको वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करता है। तो आपको अगर कॉमन कॉल्ड सामान्य सर्दी खांसी हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो वहाँ पर आपको एंटीबैक्टीरियल दवा नहीं लेना चाहिए, एंटी वायरल मेडिसिन लेना चाहिए। जो वायरस के अगेंस्ट ड्रग्स बना हुआ है उस दवा को लेना चाहिए। ये दवा आपको फंगी के अगेंस्ट काम नहीं करता है। अगर फंगस से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपको हुआ है तो वहाँ पर आपको एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, पेंसिलिन हो गया, क्लोरामफेनिकॉल हो गया, ये सब कुछ मेडिसिन है जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रैंक्विलाइजर्स और सेडेटिव, ये क्या होता है? तो ये भी मेडिसिन है। इसका नाम है उपशामक, यानी जिंदा में ही इस दवा को खा लीजिएगा तो मुर्दा की तरह आपको बना देगा। जिंदा में ही इस दवा को खाइएगा तो कैसा बना देगा? जिंदा लाश बना देगा, जिंदा मुर्दा बना देगा। पहली बार सुन रहा है, लेकिन ऐसा ही इसमें होता है। क्या कहता है? उत्तेजना, बहुत ज़्यादा खुश। पागल इंसान को देखिएगा, हा हंसने लगता है, नहीं तो पागल इंसान आपको हंसने लगेगा। मानसिक तनाव में इंसान चला जाता है, चिंता इरिटेशन में चला जाता है। तो वहाँ पर ट्रैंक्विलाइजर जैसे बारब्यूटेट हो गया, लुमिनल हो गए, सेकोनल हो गए, क्वानिल हो गया, ठीक है, डाइजीपासिन हो गया और बेलियम कंपोज हो गया। ये सब ऐसे मेडिसिन है जिसको लेने के बाद आप चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, आराम से नींद आएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं रहेगा, जिंदा लाश बन के रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ये दवा है। एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन, आपको पता होगा फर्टिलाइजेशन को ध्वस्त करने के लिए कंट्रोल, दुनिया का सब चीज़ का एक कारण है रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दुनिया में जो भी घटना घट रहा है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस सब का एक कारण तो मुख्य रूप से आता है रैपिड ग्रोथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी बहुत तेज़ी से जो जनसंख्या में इतना बढ़ोतरी हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण और मुद्दा सरकार बता के निकल जाती है, होता भी है। तो एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन, जिसको गर्भ निरोधक गोलियां कहा जाता है, ये फर्टिलिटी के अगेंस्ट यानी गर्भ धारण के अगेंस्ट काम करता है। वैसे बहुत सारे सिम्टम्स है जिससे गर्भ से बचा जा सकता है, जैसे हम लोग कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं, डायफ्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पर्मिसिडल क्रीम आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फोम टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे भी ऐसे तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप गर्भ से आपको बचा जा सकता है। लेकिन अगर इसके बाद भी मालाडी हो गया, आईपिल हो गया, बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स हैं, अनवांटेड हो गया, अनवांटेड 72 हो गया, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन आपको मार्केट में मिलता है। जिस दवा का आप सेवन करते हैं तब क्या घटना घटता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनेगा। और ये कब और कैसे इससे बचेंगे वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ दवा कैसे काम करता है। ये जो दवा आपको एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन होते हैं, जब उस दवा का आप लगातार सेवन करते हैं तो इसमें एस्ट्रोजेन पाया जाता है। जब लगातार सेवन कीजिएगा तो आपके रक्त में, आपके ब्लड में क्या होगा, एस्ट्रोजेन की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब आपके ब्लड में एस्ट्रोजेन की मात्रा बढ़ जाएगी तब क्या सब होगा, तो एस्ट्रोजेन की मात्रा बढ़ने के बाद आपका बीपी हाई हो जाएगा,
आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप हमेशा उच्च रहेगा, एकदम हाइपर टेंशन में रहिएगा, लीवर में ट्यूमर होने की संभावना है। इतना ही नहीं, आपको गॉल ब्लैडर संबंधित बीमारी हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपका वेट बढ़ जाएगा। ये सब बीमारी तो आपको क्रिएट शरीर में हो ही जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक कोई ऐसा मेडिसिन बना नहीं जो आपके रक्त में अगर एक बार एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए तो उसको नहीं वो घटा सकता है और नहीं उसको वो क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो इस दवा को लेना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। क्यों होता है? अगर ये सब हो गया तो आजीवन आपको बीमारी से जूझते रहिए। बीपी का शिकायत होगा, लीवर ट्यूमर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर बीमारी होगा, वजन बढ़ जाएगा, हाथी हथनी की तरह चलते रहिए, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और दवा फाँकते रहिए, कुछ देर असर रहेगा, ठीक रहेगा, फिर वही हाल रहेगा। ठीक है, तो ये दवा आपका एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन है। अब कहता है एंटी हिस्टामाइन। एंटी हिस्टामाइन वैसे मेडिसिन होते हैं जो एलर्जी के अगेंस्ट काम करता है। आपके शरीर में नोचनी, खुजली, खाग ये सब हो जाता है, एलर्जेटिक कोई चीज़ खाते हैं देह खुजलाने लगता है, किसी को कुछ खाने से होता है, किसी को मच्छर छू लिया, किसी को धूप में निकलता है, कोई ठंडा में, कोई गर्मी में, सबको अलग अलग प्रकार के एलर्जी की बीमारी होती है। तो वैसे में आपको एंटी हिस्टामाइन टाइप्स के मेडिसिन आप ले सकते हैं। हिस्टामाइन जो होता है उसका आपको केमिकल फार्मूला नॉर्मली ये होता है और एंटी हिस्टामाइन में केमिकल फार्मूला आपका ये हो जाता है। इस कंपोजिशन का मेडिसिन आपको चलेगा। और ये दवा कब लिया जाएगा? जब आप एलर्जी के शिकार होंगे तब लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रिजर्वेटिव। देखता होगा खाना उना खराब हो जाता है बना के, गर्मी में बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठंडा में कम खराब होता है। बहुत ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ठंडा नहीं सहन कर पाते हैं तो फ्रिज में रखिएगा तो मर जाएगा। बहुत ऐसा है जो गर्मी नहीं सहन कर पाता है तो गर्मी में मर जाता है। कुछ ऐसे हैं जो दोनों सहन कर लेते हैं तो उसमें न गर्मी काम करता है न ठंडा काम करता है, फ्रिज में डालने के बाद भी खराब हो जाता है। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको परिरक्षक कहा जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो होता है उससे, ऑक्सीजन से, वाटर से या इन तीनों से मुक्ति दिलाने का काम करता है, इन तीनों को मारने का काम करता है, उससे बचाने का काम कर सकता है, उससे रक्षा करने का काम करता है। उसी को प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, सोडियम बेंजोएट हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, प्रोपाइल गैलेट हो गया, ये सब कुछ प्रिजर्वेटिव्स है। तीन तरह से प्रिजर्व किया जाता है। एक आपको प्रिजर्वेटिव से अगेंस्ट क्या दिया हुआ है तो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा आपका एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट ऑक्सीजन से प्रिजर्व करने का काम करता है। और एक आपको मेटल आयन से प्रिजर्व करने का काम करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म से प्रिजर्व करता है, यानी आप अगर अचार बनाते हैं लंबा समय तक चले, खाना बनाते हैं, देखता होगा घर में खाना बनाएगा सुबह से शाम तक खराब हो जाएगा, वही कंपनी तुमको बना के चिप्स देती है, लेज देती है, कुरकुरे देती है, भुजिया देती है, ये वो बहुत सारे बिस्किट चॉकलेट सब आता है, 6-6 महीने एक्सपायरी डेट रहता है। अब तो चिकन उकन सब बन के आ रहा है मार्केट में। कुछ समय के बाद दाल भात चटनी चोखा सब आ जाएगा मार्केट में। आप पैकेट खरीद के लाइएगा, पैकेट फाड़िएगा, आराम से थाली में लगा हुआ रहेगा, आराम से खोलिएगा, खाइएगा। 6 महीना तक खाना की वैलिडिटी रहेगी। कब? जब आप सोडियम बेंजोएट को मिला देंगे, उसमें सोडियम प्रोपायोनेट को मिला देंगे, सोडियम नाइट्रेट को मिला देंगे। इन सभी चीज़ों को आप मिलाइएगा तो वो खाना को लंबा समय तक प्रिजर्व करके रखेगा और ख़राब होने से बचाएगा। ऑक्सीजन से बचाना हो तो लेसिथिन का इस्तेमाल कीजिए, साइट्रिक एसिड का कीजिए, विटामिन ई जिसको टोकोफेरॉल कहते हैं, ठीक है, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल जिसको BHA कहा जाता है, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी आपका टॉलिन है जिसको BHT कहते हैं, प्रोपाइल गैलेट हो गया। ये सब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है, ये सब ऐसे कुछ आपको मेडिसिन बताए गए हैं, ऐसा केमिकल से बताया गया है जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट काम करता है, ऑक्सीजन के अटैक को रोकने का काम करता है। और लेसिथिन जो होता है वो आपको अंडा का जो पीला भाग होता है, अंडा को फोड़िएगा नीचे में बीच में पीला भाग होता है जिसको एग योल्क कहा जाता है, उसमें पाया जाता है और पेड़ पौधा में पाया जाता है। अब कहता है कि मेटल आयन, आपको ये मेटल आयन को हम लोग सेक्वेट्रेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको प्रिजर्वेटिव से अगेंस्ट मेटल आयन जो दवा इस्तेमाल किया जाता है उसको सेक्वेट्रेंट्स भी कहा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भोजन हम लोग करते हैं, खाने का पदार्थ जो खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको धातु का आयन होता है Fe3+, Zn2+, Cr3+, ये सब आयन। इससे और भी ऐसे धातु है जिसके मेटल्स के आयन पाए जाते हैं। अब ये आयन भोजन में पाया जाएगा
तो इस आयंस के कारण क्या होगा, आपको फैट और वसा में दुर्गंध आ जाता है, स्मेल आ जाता है खाना में, यानी खाना का आपका रंग चेंज कर देगा। शराब में जो धुंधलापन होता है, शराब को देखिएगा कभी तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा, वो सब किसके कारण होता है, मेटल के आयन के कारण होता है, यानी खाने वाला पदार्थ में जो धातु का आयन होता है उसके कारण होता है। अब क्या कहता है कि भोजन के स्वाद में परिवर्तन हो जाना, तो ये सब धातु के आयंस के कारण होगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, तो उस भोज्य पदार्थ में आपको इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट को मिला देना होगा, साइट्रिक एसिड को मिला देना होगा, सोडियम ग्लूकोनोएट को मिला देंगे। ये सब अगर मिलाइएगा तो वो मेटल आयंस के अगेंस्ट आपका काम करने का काम करेगा। तो ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स है जो खाना या भोज्य पदार्थ को बचाने का काम करता है। किससे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट से ये काम करता है, और आपको मेटल आयन से ये बचाने का काम करता है। नेक्स्ट आगे क्या कहता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, कुछ ऐसे स्वीटनिंग, जैसे आपको तो पता ही है कि मनुष्य का जीभ चार प्रकार के स्वाद का अनुभूति करता है। हमारा जीभ चारेगो टेस्ट को विजुअलाइज करता है। कौन कौन, वो आपको बताते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन। ये चार प्रकार का टेस्ट का अनुभव हमारा जीभ करता है। जीभ में भी कौन सा हिस्सा, मिर्चाई खाएगा तो तीत लगेगा, लेकिन लगेगा कहाँ, तो कनपट्टी के नज़दीक। तो यहाँ पर ऐसे सेल पाए जाते हैं जो टेस्ट का अनुभूति करता है। तो जीभ का ये हिस्सा, यहाँ पर जो जीभ का हिस्सा होगा वो अनुभूति करता है। तो यहाँ पर जाकर सुसुआएगा, मिर्चाई खाएगा तो यहाँ पर नहीं सुसुआएगा। कितनों मिर्चाई इसमें अगर लो तीता लगेगा, है तो जीभ ही, है तो वही सेल, लेकिन यहाँ पर जाके विजुअलाइज करने के बाद आपको उस चीज़ का अनुभूति होगा। तो कहता है मनुष्य का जीभ चार प्रकार का टेस्ट लेता है। नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स आपको मधुमक्खी का देख सकते हैं, मधुमक्खी का रस हो गया, फल का रस हो गया, ये सब आपके होते हैं। और दूध में आपका नेचर में दूध जो आपका मीठा लगता है तो वो लैक्टोज के कारण लगता है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। गन्ना का रस जो आपको मीठा लगता है, गन्ना का जूस जो पीते हैं मीठा लगता है, वो सुक्रोज के कारण होता है। और फल जो आपका मीठा लगता है वो फ्रुक्टोज के कारण होता है। और ये तीनों के तीनों केमिस्ट्री में क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो इसमें पाया जाता है, जिसके कारण प्राकृतिक में ये सब चीज़ जो आपको दिखाई दे रहा है उसका स्वाद मीठा लगता है। कुछ ऐसे भी स्वाद के चीज़ है जिसको मनुष्य खुद बना लिया है अपने, वही हमको पढ़ना है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अब मैं उसका चर्चा करता हूं। तो मेन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आपको तीन गो है। एक आपको सैकरीन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो एक आपका सैकरीन दिया हुआ है, दूसरा सोडियम साइक्लोमेट दिया हुआ है, और तीसरा एस्पार्टेम दिया हुआ है। ठीक है, ये तीन स्वीटनिंग एजेंट जिसको मनुष्य ने खुद निर्मित किया है, हम लोग खुद निर्मित किए हैं अपने उपयोग के लिए, जिसका स्वाद मीठा होता है। उसमें आपको सैकरीन 1879 में संश्लेषित किया गया था। और ये आपका ऑर्थोटोलिन सल्फोना अमाइड, ऑर्थोटोलिन सल्फोना अमाइड आपका केमिकल्स होता है, जिसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सैकरीन का निर्माण करवाया गया। सैकरीन जो होता है वो सुक्रोज की अपेक्षा 500 गुना अधिक मीठा हो। सैकरीन आपका सुक्रोज की अपेक्षा 500 गुना मीठा होता है। इसमें ऊर्जा नहीं पाया जाता है, केवल मीठा लगेगा, ऊर्जा नहीं पाया जाता। इसका कैलोरीफिक मान जो होता है वो आपका 0 होता है। खाने के बाद तीखा लगेगा। आप लोग जैसे बर्फ़ खाते हैं, गांव में देखता होगा बर्फ़ आता है 1-2 रुपया में देता है, उसमें यही सैकरीन डाल देता है, मीठा लगेगा, लेकिन बर्फ़ खाने के बाद आपको प्यास लगेगा। काहे प्यास लगता है, क्योंकि जब बर्फ़ हम खाते हैं तो उसके बाद उसका स्वाद तीखा लगता है। जब तीखा लगता है तो हम लोग पानी का डिमांड करते हैं, और तब हम लोग पानी पीते हैं। तो ये आपका सैकरीन है। दूसरा आपका सोडियम साइक्लोमेट है। कहता है कि ये सुक्रोज की अपेक्षा 500 गुना मीठा था, ये 300 गुना मीठा होता है। खाने के बाद इसमें तीखा स्वाद नहीं अनुभव होता है, उसमें हो रहा था। इसका उपयोग खाना बनाने में कर सकते हैं, इसका उपयोग खाना बनाने में नहीं कर सकते हैं। यह कैंसर जनित होने के कारण इसका उपयोग खूब किया, मार्केट में खूब आया, इससे ये बेहतर था। लेकिन कुछ दिन बाद जब पता चला कि इसके खाने से कैंसर होता है तो 1969 में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। ये आपका क्या है, तो सोडियम साइक्लोमेट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद जब ये भी प्रतिबंधित हो गया, इसका कैलोरीफिक वैल्यू इससे अधिक, इसका कैलोरीफिक वैल्यू इसका कुछ था, इसका कुछ कैलोरीफिक वैल्यू भी था, ठीक है, इसका शून्य था, इससे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू था, इससे ऊर्जा भी मिलता था। जब ये भी बंद हो गया तो 1965 में आपको एस्पार्टेम बना। क्या बना, एस्पार्टेम बना।
जो बाजार में एक्वा के नाम से बिकना शुरू हुआ, ये सुक्रोज की अपेक्षा 100 गुना मीठा था, वो 500 गुना, ये 300 गुना, ये 100 गुना मीठा था। इसको हम लोग न्यूट्रा स्वीट्स भी कहते हैं। तो बहुत सारे आपको मिठाई उठाई देखने को मिलता होगा जो पैकेट बंद करके कंपनी देती है, तो लिखा हुआ रहता है न्यूट्रा स्वीट्स। क्या रहता है न्यूट्रा स्वीट्स में? चीनी नहीं डाला जाता, उसमें क्या डाला जाता है? एस्पार्टेम डाल के उसको मीठा किया जाता है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो रिएक्शन करवाते हैं, एस्पार्टिक एसिड हो गया, फेनाइल हो गया, एनानाइन हो गया और मिथाइल ईस्टर का जब आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो एस्पार्टेम बन के आता है। ठीक है, एस्पार्टेम बन के आता है और ये हमारे लिए क्या होता है? तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल होता है। तो इन तीनों में सबसे बेनिफिशियल ये हुआ, इसमें कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता है, खाइए ऊर्जा नहीं मिलेगा, इसमें आपको इसके अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलेगा, इसमें उससे भी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। ये आपको शुगर जो होता है नॉर्मल चीनी से 500 गुना अधिक मीठा होता है। तो पूरे टब में आज जैसे अब तुम्हारा पानी का टंकी है, टंकी भर दो, सबको मीठा पानी पिलाना है तो कुछ नहीं, जाओ 1 कप सैकरीन लेके आ, 2-4-5 चम्मच क्या डालो? सैकरीन को डाल दो, बर्फ की तरह, शरबत की तरह मीठा हो जाएगा, सबको खिला पिला दो। भोज का सीजन है, एकदम खा पी के सब मस्त रहेगा, सबको खाली मीठा का स्वाद अनुभव होगा, बाद बाकी कुछ अनुभव होने वाला उससे नहीं है। तो ये 3 आपको मेन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहता है कि सफाई का साबुन सरफ कैसे काम करता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। सोप एंड डिटर्जेंट आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो इसका हम बहुत सारे चैप्टर को पढ़ना है, वहाँ पर चर्चा कर लेंगे सोप एंड डिटर्जेंट का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि ड्रग्स और टारगेट कैसे इंटरेक्शन करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्रग्स है और टारगेट है, ड्रग्स अगर मान लो मेडिसिन हम लेते हैं तो मेडिसिन हमारा बॉडी क्या करता है कि हमारे बॉडी में आपको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट पाया जाता है जिसको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। हमारा ग्लैंड्स जो एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है। वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिव साइट प्रदान करता है, जहाँ पर जो ड्रग्स हम लेते हैं उसको आके यहाँ पर क्या कर लेता है? तुरंत इसको यहाँ पर चिपका लेगा और चिपकाने के बाद जब पकड़ लेगा उसको तो जैसा चाहेगा वैसे केमिकल रिएक्शन करवाएगा, दवा जल्दी असर करेगा और तुम जल्दी क्या हो जाओगे? बीमारी से ठीक हो जाओगे। तो इस प्रकार आपका कुछ टॉपिक था जो लगभग होल चैप्टर को मैंने रिवाइज करवा दिया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसके खूबसूरत और बहुत अच्छे क्वेश्चंस का। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको लिया गया है। तो सारे क्वेश्चंस जो है लगभग आपको 30 से 40 क्वेश्चन होगा। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, आगे भी कंटेंट आपको ऐसे ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्या कहता है? ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किसको बोलते हैं? तो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का जो काम करे, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने का जो काम करे, उसी को एंटीबायोटिक का ब्रॉड स्ट्रीम मतलब निगेटिव साइड से भी, पॉजिटिव साइड से भी और न्यूट्रल साइड से भी, एक लंबा रेंज में उसको मारने का काम करे। वैसे तो पेनिसिलिन भी आपका एंटीबायोटिक होता है और आपका ये भी होता है, लेकिन ब्रॉड स्ट्रीम वाले में कौन होगा? तो क्लोरेम फेनिकॉल आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होगा। ठीक है, अब इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? कुछ कंटेंट मैं आपको दे दिया हूँ, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसका इस्तेमाल मुंह मेनली जो आपका आंख में लगाने वाला मलहम होता है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको मुंह से खा भी सकते हैं और इसका भेन में इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। यह आपका इसको इस दवा के सेवन से क्या होगा? तो मेंटेनेंस, दिमाग में चक्कर उक्कर आता है, मस्तिष्क प्रॉब्लम है तो उससे रिलैक्स दिलाएगा, प्लेग में काम करेगा, कोलरा में काम करेगा, बुखार में काम करेगा। मेडिसिन क्या होता है? तो वैनकोमाइसिन इस्तेमाल कर सकते हैं या ओफ्लॉक्सासिन आज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। सेम क्वेश्चन है, वही आंसर होगा। कहता है सब्सटेंस विच रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को घटाने वाला सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? एंटीपायरेटिक। क्या कहा जाता है? एंटीपायरेटिक। 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एक आपका क्या दिया हुआ है? एंटी, दूसरा दिया हुआ है पायरेटिक्स। हम लोग पढ़े हैं, पायरेटिक्स का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, और एंटी का मतलब एगेंस्ट, जो टेम्परेचर के एगेंस्ट काम करता है, यानी टेम्परेचर घटाने का काम करता है, उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह यौगिक जो ज्वर नाशक और एनाल्जेसिक दोनों के रूप में काम होता है, यानी बुखार को भी घटाता है और दर्द को भी घटाता है, यानी जो एंटीपायरेटिक भी हो और एनाल्जेसिक भी हो, यानी बुखार भी घटाए और दर्द भी घटाए। तो वो दवा जो आपका आता है वो क्या आता है? तो एस्पिरिन आता है, जो दर्द और बुखार दोनों को कम करता है। दर्द और बुखार दोनों को कम करता है। केमिकल फार्मूला एस्पिरिन का ये होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनॉल का 1% घोल 1% फेनाइल लेके क्या करेगा, जब लगाएगा तो किसका काम करेगा, डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, नोचनी खुजली खाग ये सब होगा। तो कहता है ना कि किसी को ये वैसे हो गया है, गाय भैंसी को भी, या देह हाथ खुजला रहा है, गर्मी का मौसम है, बैक्टीरिया उक्टीरिया कहीं से घूम के आया है, तो क्या करो, 1-2 फेनॉल को डाल लो, नहा लो, या डिटॉल डाल के नहा लो, तो वो 1% सोल्यूशन फेनॉल का डिसइंफेक्टेंट होता है। अब कहता है कि पेंसिलिन्स में भी, पेंसिलिन्स का स्ट्रक्चर आपको ये दिया हुआ है, इसमें आर है। कहता है पेंसिलिन विथ फार्मूला आर बराबर ये होता है, आर बराबर ये जब होगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर बराबर आपका ये होगा तब आंसर एम्पसिलिन हो जाएगा। लेकिन आर बराबर C7H7 होगा तब आपका ये हो जाएगा, आर बराबर आपका ये हो जाएगा तब आपका पेंसिलिन F हो जाएगा, आर बराबर C7H7 होगा तो पेंसिलिन K हो जाएगा। मैंने सारे को समझा दिया है, चारों ऑप्शन को, कि आर के जगह पर क्या क्या लेंगे तो कौन सा पेंसिलिन बनेगा, पेंसिलिन G कब बनेगा, F कब बनेगा, K कब बनेगा और एम्पिसिलिन कब बनेगा, वो चारों का चारों ऑप्शन आपको यहाँ क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि पैरासीटामोल दवा का सही संरचना क्या है। तो पैरासीटामोल दवा का सही संरचना बेटा ये होगा जो हम आपके सामने बना रहे हैं, ये आपका पैरासीटामोल का सही संरचना है। OH हो गया, बीच में बेंजीन होगा, NHCOCH3। ये पैरासीटामोल दवा जो खाते हैं बुखार घटाने के लिए या दर्द में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैरासीटामोल का, उसका संरचना यही होता है। ठीक है, सब में बेंजीन होगा नीचे। अब कहता है बारब्यूरिक एसिड का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। बारब्यूटेरिक एसिड जो होता है उसका इस्तेमाल किस में करते हैं, तो बारब्यूटेरिक एसिड आपका उपशामक होता है, ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जो आदमी को बेचैनी चिंता इस सब से मुक्ति दिलाता है। मानसिक रोग विशेषज्ञ पागल होगा उसको वो दवा दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाएगा तो एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एंटीऑक्सीडेंट का काम करे, प्रिजर्वेटिव्स है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करे, लेकिन वो पाया कहाँ जाए तो प्राकृतिक में पाया जाए, वो आपको एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है LSD यानी क्या, LSD कहने का मतलब लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड जो होगा वो आपका क्या होता है, तो वो आपको क्या होता है, तो साइकेडेलिक ड्रग्स होता है। इसका केमिकल फार्मूला ये होता है, खाने से अधिक अपना, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति अगर ये दवा खाता है, LSD का सेवन करता है, तो वो अपना संतुलन खो देगा, उसको पता नहीं है हम कौन है, कहाँ से आए हैं। वातावरण इतना ही नहीं, आसपास के वातावरण से बिल्कुल अलग हो जाएगा। वो कहेगा हम चंद्रमा पर घूम रहे हैं क्या, उधर से आएगा, ए उसको बुला के लाओ, उधर से उसके पापा रहेंगे, ए कौन लड़का टहल रहा है उसको बुलाओ इधर। तो ये सब दवा जब यूज कीजिएगा तो ये स्थिति में आप आ जाइएगा जब LSD का इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपका कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है, कोई सुगंध नहीं होता है। ये पानी में भी घुलनशील होता है, अल्कोहल में भी घुलनशील होता है। पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो बैटरी हो गए, डॉट्स हो गए, ये सब में आपको ये सब दवा पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या होता है कि टाइफाइड के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीबायोटिक कौन है। आपको टाइफाइड का बीमारी हो गया, सर्दी खांसी बुखार खूब आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आया दवाई खाए, जब तक असर रहा ठीक है, ठीक है, जैसे ही दवा का असर खत्म फिर आ गया, फिर चला गया, आ गया, चल गया। यानी जब बुखार से आपको दोस्ती हो जाता है, ठीक है, दोस्त बना लेते हैं, तो उस समय आपको दवा का इस्तेमाल करना होगा। और कौन सा दवा होगा, तो यही दवा होगा, ये आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका एंटीबायोटिक है जो सब स्तर पर काम करेगा। आप पेंसिलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेंसिलिन उस स्तर पर काम नहीं करेगा जिस स्तर पर ये करेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कम होगा तब भी, ज़्यादा होगा तब भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और तब बॉडी पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि पैरासीटामोल का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। तो पैरासीटामोल हमारा एंटीपायरेटिक है, यानी दर्द निवारक दवा है, वैसे ज्वरनाशक दवा भी है, बुखार भी कम करता है। द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन का केमिकल नेम आपका क्या होता है, तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या होगा, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अल्केलाइन हाइड्रेशन ऑफ ऑयल। क्या किया अडानी, क्या किया, बहुत कुछ नहीं था, डालडा से क्या बना दिया, डालडा को क्या किया, जो डालडा था उसको हाइड्रोजनेशन करवा दिया, और हाइड्रोजनेशन करवा के क्या बना दिया, फॉर्चून बना दिया, तो राजा हो गया। वैसे ही कहता है एल्केलाइन हाइड्रेशन करवाना है, एल्केलाइन के साथ हाइड्रेशन करवाइएगा ऑयल और फैट को, तो उसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, तो मिथाइल इथेनोएट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में हम हीट करते हैं, तब आपका सोडियम इथोनेट बन जाता है और आपका इथेनॉल बाहर निकलेगा
और यहाँ पर ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवा दीजिए, ये बनेगा। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होता है जिसमें एल्केलाइन हाइड्रेशन ऑयल और फैट का जो कहलाता है उसी को सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा होगा, आगे भी चाहते हो कि ऐसे ही सब चीज़ मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य परिरक्षणों के रूप में किया जाता है? अभी बताए हैं कि वैसा पदार्थ जो प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज किया जाएगा, तो ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑक्जेलिक एसिड। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रिजर्वेटिव्स में कौन यूज किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का ही सब सोडियम कार्बोनेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिजैविक है, यानी एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक इसमें आपका कौन है? तो पेनिसिलिन। मैंने बताया है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपका पैरा वो जो बताए थे सो है, और पेनिसिलिन आपका नॉर्मल एंटीबायोटिक होता है। बहुत अच्छी दवा है। कहता है एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है? जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट काम करता है उसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या है? तो शुगर है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या है? तो शुगर है, जो नॉर्मल शुगर होता है सो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? साबुन क्या होता है भाई? तो साबुन मेटेलिक सॉल्ट होता है। किसका? हाई फैटी एसिड्स का मेटेलिक सॉल्ट होता है। किसका? मेटेलिक सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड, सॉल्ट्स ऑफ हाई फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एलर्जी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा क्या होता है? तो एलर्जी में क्या इस्तेमाल होगा? तो एंटीहिस्टामाइन का इस्तेमाल करेंगे, जो एलर्जी के अगेंस्ट काम करेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कहता है सैकरीन क्या है? तो सैकरीन आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स है। सैकरीन, एस्पार्टेन और एक आपका और बताया 3 ठो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तेल और वसा किस वर्ग का यौगिक है? तेल और वसा किस वर्ग का यौगिक है? तो ईस्टर का यौगिक है तेल और वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री वैक्स इज। वैक्स हमारा क्या है? केमिस्ट्री के आधार पर, रसायन के आधार पर जो वैक्स होता है, वैक्स यानी मोम जो होता है वो आपका क्या होता है? तो ईस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिएगा। डिटॉल क्या है? तो डिटॉल आपका क्या है? तो एनल आपका क्या है? एनल्जेसिक मेडिसिन है। एनल्जेसिक यानी क्या? वैसा मेडिसिन जो आपको क्या करे? एलर्जी के अगेंस्ट काम करे नहीं। और एनल्जेसिक मेडिसिन है, दर्द से भी राहत देता है। ठीक है, द ड्रग्स यूज्ड अगेंस्ट एड्स। एड्स के अगेंस्ट जो ड्रग यूज होता है वो ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी अमाइन होता है। हाइड्रोक्सी अमाइन, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी अमाइन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एड्स जब हो जाता है किसी को तो देखता है लगातार ये दवा खाता है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन क्या कहता है कि आपके शरीर में, आपके शरीर यानी आपके शरीर में, आपके पेट में अगर बहुत ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? तो एंटा एसिड का इस्तेमाल करेगा। एंटा एसिड बेसिक नेचर का दवा खाएगा, एसिडिटी को कम कर देगा, न्यूट्रल बना देगा। आप कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। आपको किस? तो सोडियम साइक्लोमेट भी होता है, सैक्चाराइन भी होता है, एस्पार्टेन भी होता है, तीनों का तीनों, यानी ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार आपका बहुत ही खूबसूरत सा जो चैप्टर था जिसका नाम था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसका लगभग सारे के सारे कंटेंट आपको डिलीवर कर दिया गया। अब आप लोग हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते मैं बार बार कहता हूं कि आगे भी कंटेंट ऐसे ही आते रहेंगे। सबको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना है। बेस्ट ऑफ लक।